मैं प्रोफेसर की लाइब्रेरी को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। दूर से ही देखकर लगता था कि प्रोफेसर ने एक छोटा सा म्यूजियम बना रखा हो। प्रोफेसर दुनिया के तमाम हिस्से घूम चुके थे। लंबा कद, चौड़ी छाती, 50 की उम्र पार करने के बाद भी वो किसी जवान से कम नहीं थे। प्रोफेसर एक दिलचस्प व्यक्ति थे। मेरी मुलाकात प्रोफेसर से तकरीबन 10 साल पहले इजिप्ट में हुई थी। वहां उनसे मेरी गहरी दोस्ती हो गई थी और ये दोस्ती आज तक बराबर थी। आज प्रोफेसर ने मुझे फोन करके बुलाया था। मैं किसी काम से इजिप्ट जाने वाला था और प्रोफेसर को ये बात पता थी। मैं प्रोफेसर की लाइब्रेरी को देख ही रहा था, तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। सामने प्रोफेसर खड़े मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मुझे आने में देर तो नहीं हुई विनोद? अरे नहीं प्रोफेसर, मैं सिर्फ आधे घंटे पहले ही आया हूँ। आपके नौकर ने मुझे बताया कि आप बाहर गए हैं। हाँ, मुझे थोड़ा काम था। आओ चाय पीते हैं। मैं चाय पीते हुए प्रोफेसर को देख रहा था। वो कुछ खोए खोए से लग रहे थे। मैंने आखिरकार पूछ ही लिया, प्रोफेसर क्या बात है, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। मैंने देखा प्रोफेसर का चेहरा उतरा हुआ था। उनके चेहरे पर अब वो रौनक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। मुझे याद है प्रोफेसर बहुत ही ज्यादा हंसमुख स्वभाव के थे। उनके अंदर इस वक्त गर्मजोशी नाम की कोई चीज मौजूद ही नहीं थी। इससे पहले मैं प्रोफेसर से मिलने कभी भी आया तो प्रोफेसर मुझसे हमेशा गर्मजोशी से मिलते थे, लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग था। बहरहाल चाय की चुस्कियां लेते हुए मैंने प्रोफेसर से यह सवाल कर ही दिया। प्रोफेसर मेरा सवाल सुनकर चौंक कर मुझे देखने लगे, जैसे वह किसी गहरे ख्याल में हो, और वह मेरी आवाज से उस ख्याल से बाहर आ गए। नहीं विनोद, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल कुछ दिनों से मेरी तबीयत सही नहीं चल रही। आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? अरे नहीं, इतनी घबराने वाली बात नहीं है, बस थोड़ी सी तबीयत नासाज है। फिर मैंने प्रोफेसर से पूछा, आपने मुझे फोन करके यहाँ बुलाया है, क्या बात है, खैरियत तो है? प्रोफेसर ने मेरी तरफ देखकर कहा, विनोद तुमने मेरी लाइब्रेरी तो देख ही ली होगी। हाँ प्रोफेसर, आपके आने से पहले आधे घंटे तक मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइब्रेरी को ही देख रहा था। आपने तो अपने इस कमरे को अच्छा खासा म्यूजियम बना रखा है। प्रोफेसर मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगे। फिर प्रोफेसर उठकर अपनी लाइब्रेरी की तरफ चले गए और हाथ में से कुछ उठाकर टेबल पर रख दिए। मैंने देखा वह एक लकड़ी का बॉक्स था। मैंने प्रोफेसर से पूछा, प्रोफेसर क्या है इसमें? प्रोफेसर ने मुझसे कहा, यह जानने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे फोन पर यह बताया था कि तुम परसों इजिप्ट जा रहे हो। मैंने हाँ में सर हिलाया। हाँ प्रोफेसर, मैं परसों इजिप्ट जा रहा हूँ। प्रोफेसर मेरी बात सुनकर बोले, मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है, दरअसल यह बॉक्स जो तुम्हारे सामने टेबल पर रखा है, इस बॉक्स को तुम इजिप्ट ले जाओ। मैं प्रोफेसर की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। प्रोफेसर आपकी बात तो ठीक है, इस बॉक्स को मैं इजिप्ट ले जाऊंगा और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, पर आप मुझे यह तो बताइए कि यह बॉक्स मुझे देना कैसे है? प्रोफेसर जो मेरी बात तो बहुत गौर से सुन रहे थे, बहुत धीरे और आहिस्ता से बोले, तुम्हें यह बॉक्स किसी को देना नहीं है। जब इजिप्ट जाना और जब तुम किसी रेगिस्तान इलाके से गुजरो तो इस बॉक्स को वहीं पर फेंक देना। यह बॉक्स जिसका है उसके पास चला जाएगा। मुझे प्रोफेसर की बात सुनकर बड़ा अजीब लगा। उस वक्त प्रोफेसर मुझे किसी पागल से कम नहीं लगे। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि लगता है प्रोफेसर का दिमाग की तवाजुन खराब हो गया है। प्रोफेसर सही कह रहे थे, उनकी तबीयत वाकई सही नहीं थी। प्रोफेसर मेरी सोच को कहीं ना कहीं भाप गए। फिर प्रोफेसर खुद ही बोले, विनोद मैं जानता हूँ मेरी बात तुम्हें इस वक्त बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी लग रही होगी। तुम सोच रहे होगे कि प्रोफेसर पागल कैसे हो गए। ऐसा नहीं है विनोद, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, पर तुम प्लीज इस बॉक्स को अपने साथ इजिप्ट में ले जाओ और रेगिस्तानी इलाके में इसको फेंक देना। उसके बाद तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं दे दूंगा। फिर मैंने प्रोफेसर से दोबारा पूछा, प्रोफेसर कम से कम मुझे इतना तो बता सकते हो कि इसमें क्या है? प्रोफेसर मेरी तरफ देखे। मुझे प्रोफेसर की आंखों में एक खौफ सा नजर आया। प्रोफेसर ने फिर बताने से मना कर दिया। मैंने प्रोफेसर से बहुत इशरार किया कि प्लीज मुझे बताओ,
मेरे बहुत इसरार के बाद प्रोफेसर ने मुझसे कहा, ठीक है विनोद, तुम्हें एक वादा करना होगा, तुम इस बॉक्स को खोलोगे नहीं। मैंने प्रोफेसर से कहा, ठीक है, वादा करता हूं मैं इस बॉक्स को नहीं खोलूंगा। मगर इसमें है क्या? प्रोफेसर ने कहा, इसमें एक किताब है विनोद। मैं प्रोफेसर की बात सुनकर मुस्कुराने लगा। बस प्रोफेसर, इसमें सिर्फ एक किताब है और आप यह बताने में इतना घबरा क्यों रहे हैं? तुम नहीं समझोगे विनोद, तुम इसे इसी वक्त मेरी आंखों के सामने से ले जाओ, मगर याद रखना इस किताब को खोलने की कोशिश मत करना। वह एक शापित किताब है। यह मुझे इजिप्ट की खुदाई के दौरान मिली थी। उस वक्त वहां के लोगों ने मुझसे बहुत मना किया था, लेकिन मैंने उनकी बातों को नहीं माना। इससे आगे मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। यहाँ पर मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया है विनोद कि मुझे सबसे ज्यादा भरोसा तुम पर है। तुम प्लीज इसको यहाँ से ले जाओ। मैंने प्रोफेसर की बात मान ली और मैं वह बॉक्स उठाकर चुपचाप अपनी कार में बैठकर घर आ गया। घर आकर मेरी बीवी ने मुझसे पूछा, अरे तुम्हारे हाथ में क्या है विनोद? मैंने उसकी बात को टाल दिया, कुछ नहीं, बस ये एक छोटा सा बॉक्स है। बात यहीं रफा दफा हो गई। मैंने वह लकड़ी के बॉक्स को एक कमरे में रख दिया और मैं कुछ सोचने लगा। दरअसल मेरे दिमाग में प्रोफेसर की बातें चल रही थी। मैं यह सब सोच ही रहा था, तभी मेरी बीवी ने मुझे आवाज लगाई, विनोद खाना तैयार है। और मैं खाना खाने चल दिया। खाना खाने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मेरे दिमाग में प्रोफेसर की बातें ही चल रही थी। पता नहीं क्यों मुझे प्रोफेसर का रवैया बड़ा अजीब लगा था। सोचते सोचते बहुत ज्यादा रात हो गई। मैंने देखा मेरी बीवी घोड़े बेचकर सो रही थी, मगर मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मेरे जहन में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था कि आखिर उस किताब में ऐसा क्या है कि प्रोफेसर ने खोलने के लिए मना किया है। और मैं रात में करवटें बदलता रहा, मगर यह सोच मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो गई और मैं चुपचाप उठा और उस कमरे की तरफ चल दिया जहां मैंने वो किताब रखी थी। मेरा दिल नहीं मान रहा था और मैंने उस लकड़ी के बॉक्स को उठा लिया। अब मैंने उस बॉक्स को पहली बार गौर से देखा था। अजीबोगरीब तरीके की शक्ल बनी हुई थी उस बॉक्स में। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया और मैंने सिर्फ एक ही बात सोची, प्रोफेसर को भी क्या अजीबोगरीब चीजें इकट्ठा करने का शौक रहा है। यह लकड़ी का बॉक्स देखकर ही डर लग रहा है रात के वक्त। और मैंने उस बॉक्स को खोल दिया। मैंने उसमें देखा बॉक्स में अच्छी खासी एक बहुत बड़ी किताब रखी हुई थी, वही किताब जिसे प्रोफेसर ने शापित बताया था। मगर मैं इन चीजों को नहीं मानता था। मैं विज्ञान के दौर में जीता था। मेरा मानना था कि आज के पढ़े लिखे दौर में ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं है। यह सब बीते जमाने की बातें हैं। कई बार इसी बातों को लेकर मेरी प्रोफेसर से बहस भी छिड़ गई थी। प्रोफेसर मुझे समझाने की अक्सर कोशिश करते, लेकिन मैं हमेशा उनकी बात को मजाक में और हंसी में उड़ा देता। मेरी उस किताब को देखकर और दिलचस्पी बढ़ गई। मैं देखना चाहता था कि आखिर उसमें ऐसा क्या है। मैंने किताब का जैसे ही पहला पन्ना खोला, अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। पूरे घर में अंधेरा हो गया। मैं मन ही मन सोचने लगा, यह क्या है, यह क्या माजरा हो गया। मैंने जेब में से मोबाइल निकाला और मोबाइल की टॉर्च जलाकर किताब को देखने लगा। तभी एक बहुत तेज आवाज किसी के फड़फड़ाने की आई, जैसे कोई परिंदा मेरे शीशे की खिड़की से टकराया हो। मैंने झट से मोबाइल की टॉर्च अपनी खिड़की पर मारी। यह देखकर मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। हाँ, मेरे सामने एक बहुत बड़ा चमगादड़ था। इतना बड़ा चमगादड़ मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं था। डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा था। इतना बड़ा चमगादड़ मेरे घर पर, यह नहीं हो सकता। मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक वह चमगादड़ जोर जोर से पंजे खिड़की की शीशे पर मारने लगा। फिर मैंने देखा खिड़की का शीशा टूट गया और वह चमगादड़ उड़ता हुआ पूरे घर में घूमने लगा। पूरे घर में चमगादड़ के फड़फड़ाने की आवाज आ रही थी, मगर मैं सदीद हैरत में था कि इस अंधेरे में मेरा पूरा घर इस चमगादड़ की आवाज से गूंज रहा था। पर मेरी बीवी की नींद क्यों नहीं खुली। तभी वह चमगादड़ मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने देखा और मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। उसकी शक्ल बिल्कुल चमगादड़ जैसी थी,
मगर उसका कद करीब 7 से 8 फुट होगा। वह मेरे सामने बिल्कुल इंसानों जैसी खड़ी थी और मुझे घूर रही थी। देखते ही देखते चमगादड़ ने एक जोरदार पंजा मेरे मुंह पर मार दिया और मैं बचाव के लिए पीछे की तरफ हटा। मेरा सर दीवार से टकराया और मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ याद ना रहा। थोड़ी देर बाद मेरी आंख खुली, सब तरफ अंधेरा था। मैंने हाथ टटोल कर देखा, मेरा मोबाइल अब मेरे हाथों में नहीं था। मैं चारों तरफ गौर से देखने लगा और हाथों से दीवारों को टटोलने लगा। हाथों से टटोलने पर मुझे यह महसूस हुआ कि यह मेरा घर नहीं था। फिर मेरे दिमाग में एक सवाल आया, अगर यह मेरा घर नहीं है तो फिर मैं कहाँ आ गया? तभी मैंने थोड़ी दूर पर एक जलती हुई मशाल देखी। मैं उस मशाल की तरफ अंधों की तरह चलने लगा। मैं बस किसी भी तरीके से उस रोशनी तक जाना चाहता था। चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा था। थोड़ी देर बाद मैं उस मशाल के करीब पहुंच गया। मैंने देखा कि वहां पर थोड़ी रोशनी थी, लेकिन मेरे जहन को शदीद झटका तब लगा जब मैंने देखा कि मैं अपने घर पर मौजूद नहीं था, बल्कि मैं एक खंडर में मौजूद था। चारों तरफ जो इससे पहले वहां पर मुझे अंधेरा दिखाई दे रहा था, यकायक वहां पर मशालें जलने लगी और चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई। यकायक मैंने देखा एक सफेद कपड़ों में एक महिला मेरी तरफ चली आ रही थी। वह मेरे बहुत ज्यादा करीब आ गई थी। मेरी हालत उस वक्त ऐसी हो गई थी कि मैं कुछ कर नहीं सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे बदन में जान ही ना हो। मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन मेरी जुबान साथ नहीं दे रही थी। मैं भागना चाह रहा था, लेकिन मेरे कदम मेरे साथ नहीं दे रहे थे। देखते ही देखते वह औरत मेरे करीब आ गई। जब औरत मेरे करीब आई तो मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी चीख निकल नहीं पा रही थी, क्योंकि दूर से वह औरत देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, मगर पास आकर वह किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। मैंने देखा वह बहुत ही खतरनाक थी। देखते ही देखते उसके दांत बाहर निकल आए। वह मुझ पर हमला करने ही वाली थी। तभी अचानक बहुत दूर से आवाज आई, उठो विनोद, उठो उठो विनोद, क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ पर गिर कैसे गए? फिर अचानक मुझे एक एहसास हुआ जैसे कि मेरे ऊपर किसी ने पानी फेंका हो और मुझे ऐसा लगा कि मैं नींद से जागा हूँ। मैंने देखा मैं अपने बिस्तर पर था और मेरी बीवी मुझे जगा रही थी। विनोद क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रहे थे? मैं उठकर चारों ओर देखने लगा। वो चमगादड़ कहाँ गई? कौन सी चमगादड़? तुम कोई सपना देख रहे थे? मेरी बीवी मुझसे कह रही थी। मैंने कहा हाँ, लगता है मैं कोई सपना देख रहा था। तभी अचानक मैंने देखा मेरी बीवी मुझे देखकर हंसने लगी। मैंने अपनी बीवी से कहा, तुम मुझ पर क्यों हंस रही हो? पर मानो वह मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। उसकी हंसी और तेज होती चली जा रही थी, और तेज और तेज, और मैं पागलों की तरह हक्का बक्का उसे देख रहा था। यह तुम्हें क्या हुआ? तुम इतना हंस क्यों रही हो? फिर अचानक मेरी नजर उसके चेहरे पर गई। वहां पर कोई दूसरी ही लड़की मुझे देखकर हंस रही थी। अब वह मेरी बीवी नहीं थी। यह देखकर मेरे जहन को एक झटका लगा। फिर अचानक वो भयानक आवाज में मुझसे बोली, मेरी किताब मुझे वापस कर दे। तू अगर वापस नहीं करेगा तू जरूर मरेगा, और मेरी किताब खुद ब खुद मेरे पास वैसे भी आ जाएगी, लेकिन तू उसे लेकर गया था तो तू ही उसे लेकर आएगा। यह कहकर अचानक उस औरत ने मेरा गला पकड़ लिया और वह पूरी ताकत से मेरा गला दबाने लगी। मेरा दम घुटने लगा और मैं उसे छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर मेरी कोशिश नाकाम रही। उसके हाथों की पकड़ बहुत ही ज्यादा मजबूत थी। अब मुझे चक्कर आने लगे थे और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं गिरने ही वाला था। अब मेरा दम घुट रहा था। तभी अचानक ऐसा लगा जैसे कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो। तुम आ गए विनोद? यह क्या? इस किताब को तुमने क्यों खोला? मैंने अब अपने आप को प्रोफेसर के ही घर में पाया और मैं हक्का बक्का प्रोफेसर को देखने लगा, जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मेरे साथ बिल्कुल वही हो रहा था जो 7 घंटे पहले हुआ था। मैं प्रोफेसर को हक्का बक्का देख रहा था। इस वक्त मैं अपने घर पर मौजूद ही नहीं था और ना ही मैं अपने बेडरूम में था। मैं प्रोफेसर के ही कमरे में बनी प्रोफेसर की लाइब्रेरी के पास ही खड़ा था और मेरे हाथ में वही किताब थी जो मैं प्रोफेसर से लेकर गया था। मेरा सर चकरा गया और मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या था।
प्रोफेसर की आवाज से मेरा ध्यान टूटा। तुम्हें यह किताब नहीं पकड़नी चाहिए थी विनोद, लाओ इसे मुझे दे दो। और मैं हक्का बक्का प्रोफेसर की तरफ देखने लगा था। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है, मैं चाहता हूँ तुम ये किताब अपने साथ इजिप्ट ले जाओ और इसे किसी रेगिस्तानी इलाके में फेंक देना। यह किताब जिसकी भी होगी उसके पास चली जाएगी। मैं समझ गया। आधे घंटे पहले मैं प्रोफेसर के घर पर आया था। सबसे पहले मेरी नज़र इस किताब पर ही पड़ी थी और मैं इस किताब को देखने लगा था और उसके बाद ही यह सारी घटनाएं मेरे साथ हुई। फिर मैं सोचने लगा, ये किताब क्या इंसान का फ्यूचर दिखाती है या फिर वो दिखाती है जो यह दिखाना चाहती हो। लेकिन मेरे साथ हुई घटना ने एक बात तो यह साबित कर दी थी कि यह किताब वाकई शापित किताब थी। प्रोफेसर मुझसे बातें कर रहे थे लेकिन मैं नहीं सुन रहा था। मैं जवाब दिए बगैर बाहर आ गया। प्रोफेसर मेरे पीछे पीछे दौड़ते हुए आए। अरे विनोद, क्या हुआ? तुम अचानक क्यों जा रहे हो? वह भी बगैर कुछ बोले। फिर मैंने प्रोफेसर से कहा, प्रोफेसर, मेरे साथ अभी कुछ देर पहले जो हुआ है शायद आप उस पर यकीन ना करें। प्रोफेसर ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारी हर बात पर यकीन कर सकता हूँ विनोद, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया ये किताब तुम्हारे हाथों में थी। मैंने तुम्हें यहाँ पर इसे ले जाने के लिए ही बुलाया था। फिर मैंने प्रोफेसर से हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, प्रोफेसर आप अपनी किताब को खुद ही इजिप्ट ले जाइए, मुझे माफ कीजिए। यह कहकर मैं वहां से चल दिया क्योंकि मैं इस श्रापित किताब को हाथ नहीं लगाना चाहता था। तो दोस्तों, यह थी आज की पहली कहानी और इस कहानी के लेखक हैं कासिम अंसारी। तो अब मैं आप सभी को आज की दूसरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल, क्या ये सब होते हैं? कुछ साल पहले मैं भी इन बातों को नहीं मानती थी। मेरी दादी मुझे अपनी बहुत पुराने किस्से सुनाती थी और मैं हंसकर टाल देती थी। क्या दादी, आप भी इन बातों को मानती हो? दादी किस्से सुनाती और मैं उन्हें सिर्फ कहानी समझकर मजाक में उड़ा देती। लेकिन आज जब मैं अपने साथ हुए उस हादसे को याद करती हूँ तो मेरी अंदर से रूह तक कांप जाती है। मेरा नाम अलीशा है और मैंने एक लंबी उम्र पाई है। आज मेरी उम्र 80 के आसपास है। मुझे अपनी दादी की बात याद है। मेरी दादी मुझसे कहा करती थी, अलीशा तू बहुत सालों तक जिएगी। मैं उम्र के आखिर पड़ाव पर हूँ। मैं अपने साथ हुए एक हादसे को आपको बताना चाहती हूँ। शायद आप लोग यकीन ना करें, पर यकीन मानो मेरा एक एक लफ्ज सच्चा है। बात बहुत पुरानी है। जब मेरी उम्र 15 या 16 की होगी, हम पंजाब के रहने वाले थे। ये जमाना 1960 के आसपास का था। मेरे बाबा खेती करते थे। गर्मियों की छुट्टियों में मुझे अपनी ननिहाल जाने का मौका मिला। मेरी ननिहाल मेरे गांव से 100 मील के फासले पर थी। उस रात मैं पूरी रात नहीं सोई क्योंकि मेरी वहां पर 3 सहेलियां थीं। मेरा उनसे बहुत गहरा दोस्ताना था। हमारे ननिहाल में हमारी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। दूसरे दिन मैं, दादी और मेरी माँ मेरी ननिहाल को चले गए। मेरे कदम वहां पर पहुंचे ही थे कि मेरी तीनों सहेलियां भागती हुई मेरे पास आ गई और हमारे घर वाले कहने लगे, लो जी आ गई अलीशा की धमाल चौकड़ी। अब देखो गांव में क्या धमाल होता है। मेरी सहेलियां मेरी हम उम्र ही थी। उनके नाम मैं कभी नहीं भूल सकती। एक का नाम रज्जो था, दूसरी का नाम जायदा था और जो मेरे सबसे ज्यादा करीब थी उसका नाम शिल्पी था। माँ मैं खेलने जाऊं? जाओ बेटा, लेकिन शाम होने से पहले आ जाना। तभी हमारे नाना बोले, अलीशा ज्यादा दूर तक नहीं जाना और गांव के दाहिने तरफ जो बरगद का पेड़ है वहां पर हरगिज मत जाना। मैं हंसती हुई अपनी सहेलियों के साथ चली गई। मुझे याद है उस दिन हम बहुत खेले। ये वो जमाना था जब लोगों के दिल में प्यार बहुत होता था एक दूसरे के लिए। लड़कपन था, दौर था। शाम करीब थी। तभी शिल्पी ने मुझसे कहा, चल अलीशा घर चलते हैं, अब शाम होने वाली है। मगर अभी मेरा मन नहीं भरा, मैंने मुंह बनाते हुए कहा। तभी जायदा बोली, अरे तो कल फिर आ जाएंगे। क्या बात है, तुम लोग तो ऐसे डर रहे हो जैसे शाम को भूत आ जाएंगे। तभी रज्जो ने कहा, भूत नहीं अलीशा, चुड़ैल। तुझे याद है काका ने क्या कहा था? उस बरगद पर चुड़ैल रहती है। गांव के सभी लोग शाम को अपने घर में आ जाते हैं।
मैं उसकी बात सुनकर खिलखिला कर हंस दी और मजाक बनाने वाले अंदाज में बोली, तुम लोग यकीन करते हो इन सब पर? मेरे ऐसे बोलने के अंदाज से वो तीनों मुझे टकटकी बांधे देखने लगी। यह तू क्या कह रही है अलीशा? क्या तू चुड़ैल पर यकीन नहीं करती? अरे बाबा, चुड़ैल भूत प्रेत कुछ नहीं होते। यह सब ना हमारे मन का वहम होते हैं और मैं यह तुम लोगों को दिखा सकती हूँ। मेरी तीनों सहेलियां मासूम सी शक्ल बनाए हुए मेरी तरफ देखने लगी और मुझसे पूछने लगी, कैसे दिखा सकती हो? यह सब कुछ झूठ होता है। मैंने उन तीनों से कहा, अभी इस बात का फैसला हो जाएगा। शाम होने में अभी कुछ वक्त है। मुझे बताओ वह बरगद का पेड़ कहाँ है? हम लोग वहां पर चलते हैं। यकीन मानो वहां पर कुछ नहीं मिलेगा। रज्जो ने साफ साफ मना कर दिया, नहीं बाबा नहीं, मैं वहां पर नहीं जाऊंगी। अगर घर वालों को पता लग गया तो बहुत डांट पड़ेगी। अरे ओह, उन्हें पता चलेगा तब पड़ेगी ना, मैंने आंखें भरते हुए कहा। तभी शिल्पी ने मुझसे कहा, अलीशा मेरी बात मान, घर चलते हैं, वहां खतरा है। काका ने मना भी किया था वहां पर जाने के लिए, पर मैं जिद पर अड़ गई। मैंने उन लोगों की एक नहीं सुनी। मेरी तीनों सहेलियां मुझे बेचारी गिरी के आलम में देखने लगी। यह वह जमाना था जब लोग दूसरे का दिल नहीं तोड़ सकते थे। यह वह जमाना था जब एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए जान भी दे देता था। मेरी इस तरह से जिद देखकर मेरी तीनों सहेलियों ने हथियार डाल दिए। ठीक है अलीशा, जैसी तेरी मर्जी, चल चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और मैं चलते चलते उन लोगों से कहने लगी, तुम लोग तो ऐसे डर रहे हो जैसे कि हम बरगद के पेड़ के पास पहुंचेंगे वह पेड़ हमें खा जाएगा। मेरी तीनों सहेलियां खामोश थी। शायद वह जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी जिद करने पर वह जाने के लिए मजबूर हो गई थी। थोड़ी ही दूर मुझे एक बरगद का पेड़ नजर आया। फिर शिल्पी ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, यही है वह बरगद का पेड़। मैंने बरगद के पेड़ को गौर से देखा। फिर मैंने उन तीनों से कहा, पर यहाँ तो मुझे कोई नजर ही नहीं आ रहा। इतना कहकर मैं उस बरगद के पेड़ के पास दौड़ने लगी। मेरी तीनों सहेलियों ने मुझे आवाज लगाई, मगर मैंने उनकी एक ना सुनी। रुको, उसके पास मत जाओ अलीशा, मगर मैं नहीं मानी। जैसे ही मैं बरगद के पास पहुंची, तभी मुझे वहां पर एक बहुत खूबसूरत सफेद लिबास में खड़ी एक औरत नजर आई। मेरे लिए अजीब ये था कि अभी वहां पर कोई मौजूद नहीं था। मैंने देखा वो औरत मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। कौन हो तुम? पहले तो तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं देखा मैंने, वो औरत बोली। वो औरत मुझसे थोड़े फासले पर थी। मैंने उससे उल्टा पूछा, तुम कौन हो? मेरी बात सुनकर वह औरत हंसने लगी और वह मुझसे कहने लगी, यह मेरा घर है और तुम मुझसे ही पूछ रही हो मैं कौन हूँ? और पूछना मुझे चाहिए तुम कौन हो। इतने में मेरी तीनों सहेलियां मेरे पास आ चुकी थी। मैं उस औरत से बातें कर ही रही थी, तभी रज्जो ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अलीशा चल यहाँ से। मैंने रज्जो का हाथ झटक दिया। तुझे दिखाई नहीं दे रहा यह औरत मुझसे बातें कर रही है? तभी जायदा ने मेरे कान में कहा, अलीशा इस औरत के पैर देख, इसके पैर उल्टे हैं। जैसे ही मेरी नजर उसके पैरों पर पड़ी तो मेरे जिस्म ऐसा हो गया जैसा काटो तो खून नहीं, और मैं हक्का बक्का उस औरत की तरफ देखने लगी। जब मैंने उस औरत को बहुत गौर से देखा तो वह मुझे अब बहुत ही ज्यादा भयानक दिखने लगी। तभी रज्जो ने तेज आवाज के साथ कहा, अलीशा भाग यहाँ से। और मैं उसकी बात सुनकर भागने लगी और मेरी सब सहेलियां भी मेरे साथ भागने लगी। तभी उस चुड़ैल की आवाज मेरे कानों में गूंजी, यहाँ एक बार जो आ जाता है उसे दोबारा आना पड़ता है। तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। हम लोग भागे भागे अपने घर पर आ गए और फिर दरवाजे पर सबने एक दूसरे के साथ कसम खाई कि हम इस बात का जिक्र अपने घर वालों से नहीं करेंगे, नहीं तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। मैं खामोशी से जाकर अपने घर में सो गई। हालांकि मेरे सोने पर और चुपचाप होने पर दादी ने मुझसे सवाल भी पूछा, क्या बात है अलीशा, तू गई बड़ी खुश होकर, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने दादी से बहाना बना दिया, हाँ दादी मुझे थोड़ी सी थकान हो गई है। दादी मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और नाना ने दादी से कहा, आज यह लोग खेले होंगे और पैरों में दर्द होगा और कुछ नहीं है, सो जाने दो।
सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने दादी की आंखों में आंसू देखे। मैंने दादी से पूछा, क्या हुआ दादी, सब खैरियत तो है? दादी मुझसे लिपट गई और रोने लगी और दादी ने मुझे रोते हुए बताया, बेटा तेरी सहेली शिल्पी कल रात अचानक मर गई। दादी की यह बोल मेरे कानों पर पहाड़ बनकर टूटे। मुझे दादी की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। यह कैसी बातें कर रही हो दादी, कल ही तो हम लोग खेल रहे थे। दादी रोने लगी, हाँ बेटा यह सच है। और मैं दौड़ी दौड़ी शिल्पी के घर पर चली गई। वहाँ पर मैंने देखा पूरा गांव इकट्ठा था। मेरी दोनों सहेलियां वहाँ पर पहले से मौजूद थी और मुझे देखकर बोली, मैंने तुझसे मना किया था ना लिशा, देख तेरे चक्कर में शिल्पी मर गई। वह दोनों बुरी तरह से रो रही थी। जब मैंने शिल्पी की लाश को देखा तो मैं और ज्यादा हैरत में पड़ गई। उसकी लाश पूरी तरह से सफेद पड़ चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे उसके जिस्म का एक एक खून का कतरा किसी ने निकाल लिया हो। दोपहर तक शिल्पी को जला दिया गया और मैं चुपचाप अपने घर आ गई। अब मुझे वहां पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। शिल्पी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। उस जमाने में मकान कच्चे हुआ करते थे। मुझे याद है हमारे नानी का घर के आंगन में एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ भी लगा था। दादी मुझे सुला रही थी, तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। अलीशा, अलीशा, क्या हुआ? आजा, चल आजा ना, खेलना नहीं है क्या? मैं यह आवाज सुनकर बुरी तरह से चौंक गई और दादी को देखने लगी। दादी ने मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटी, क्या देख रही हो? मैंने दादी से कहा, मैंने बाहर अभी शिल्पी की आवाज सुनी, वह मुझे खेलने के लिए बुला रही है। दादी ने मुझसे कहा, कैसी बातें करती है बेटी, पगला गई है क्या? वह आज ही तो मरी है, मरा हुआ कोई वापस आ सकता है क्या? तभी मेरी नजर ऊपर पेड़ पर पड़ी और मैंने देखा शिल्पी पेड़ पर बैठी हुई मुझे देखकर हंस रही थी। मैंने दादी से चिल्लाकर कहा, दादी वो देखो ऊपर शिल्पी बैठी हुई है, अभी कुछ देर पहले उसने मुझे बाहर से आवाज लगाई थी। दादी ने ऊपर देखा और ऊपर देखकर कहा, बेटा यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है, तेरा वहम है। उस रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह जब मैं सोकर उठी तो मैंने दादी की आंखों में फिर से आंसू देखे। मैंने दादी से कहा, दादी क्या हुआ? दादी ने कहा, बेटा बेटा आज फिर एक अनहोनी हो गई। तेरी सबसे प्यारी दोस्त रज्जो भी कल रात को मर गई। और मैं पागलों की तरह अपनी दादी को देखने लगी और मैं टूटे टूटे कदमों से अपनी सहेली रज्जो के घर पर आ गई। उसकी भी वही हालत थी जो शिल्पी की थी। तभी मैंने वहां पर मौजूद लोगों में कानाफूसी सुनी। वह लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कुछ ठीक नहीं लग रहा है भाई, लग रहा है कोई और भी चक्कर है। गांव वालों की इस तरीके की बात सुनकर मेरा दिल अब डूबने लगा और मेरे हाथ पैर ढीले पड़ गए। मेरी यह हालत मेरी दादी ने देख ली थी। मेरी दादी मुझे उस वक्त घर ले गई और उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटी, तू कुछ परेशान लग रही है? और मैं बुरी तरह से रोने लगी और मैंने अपनी दादी को पूरी की पूरी बात बता दी। दादी ने पूरी बात सुनकर मुझे गले लगा लिया और कहा, बेटी घबरा मत, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे उस चुड़ैल को नहीं ले जाने दूंगी। हम कल सुबह ही चलेंगे। यहाँ पर थोड़ी ही दूर फासले पर एक बाबा रहते हैं, तुझे वहाँ ले चलेंगे। रात का वक्त हो गया था। दादी मुझसे बातें कर रही थी। तभी दरवाजे पर फिर खटखट हुई। वो आवाज किसी और की नहीं, मेरी दोनों सहेलियों की थी, शिल्पी और रज्जो की। वो दरवाजे से ऐसी आवाज लगा रही थी कि जैसे जब वो जिंदा थी। अलीशा चल आजा, खेलने चलते हैं, तेरे बगैर मजा नहीं आएगा। मैं दादी से कहने लगी, दादी देखो मेरी सहेलियां मुझे आवाज लगा रही हैं, मुझे जाने दो। मैं बाहर जाने लगी। तभी मेरी नानी और नाना भी आ गए। मेरी नानी ने चप्पल उठाई और दरवाजे पर मारने लगी, भागो यहाँ से, जिंदा की दोस्ती थी, मरी हुए की कोई दोस्ती नहीं। तभी मेरी नजर पेड़ पर पड़ी। मैंने देखा वो चुड़ैल ऊपर बैठी हुई मुझे देखकर हंस रही थी। आ जाओ अलीशा, देखो तुम्हारी सहेलियां भी आ गई हैं, तुम भी आ जाओ। और मैं चीखने लगी। वो रात भी बड़ी मुश्किल से कटी। तीसरे दिन मुझे खबर मिली कि जायदा भी अब इस दुनिया में नहीं रही। दादी और नानी ने मुझे उसे देखने नहीं जाने दिया। हम लोग एक पहुंचे हुए बुजुर्ग के पास गए। उन्होंने बताया, इसके ऊपर चुड़ैल का साया पड़ चुका है। इन चारों ने उस चुड़ैल के उल्टे पैर देख लिए थे जो नहीं देखने चाहिए थे। आज अगर तुम लोग इसे यहाँ नहीं लाते तो यह भी आज मर जाती।
चुड़ैल इसे भी साथ ले जाती। फिर दादी मुझे अपने गांव वहीं से वापस ले गई। उस चुड़ैल ने मुझे बहुत दिन तक तंग किया। मैं सालों बीमार रही। मेरी दादी मुझसे यही कहती थी, तू बहुत साल जिएगी अलीशा, तू बहुत साल जिएगी। तो दोस्तों, यहाँ कहानी खत्म होती है। आपको इन दोनों कहानियों से क्या सीख मिलती है, कमेंट करके बताइए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि भविष्य में आने वाली मेरी एक भी कहानी को आप मिस ना कर सकें। तो अब मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।